लेक्चर के इस हिस्से में हम कांस्टेंट के की डेरिवेशन करेंगे। के हमारे पास क्या होता है, के होता है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर केवीए पर माइल। डेरिवेशन के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट अज्यूम करेंगे। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके रिसीविंग एंड पे वोल्टेज को हम कहेंगे, सेंडिंग एंड पे वोल्टेज को कहेंगे Vs, और यहाँ पे आगे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे लाइन की इम्पीडेंस है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और यहाँ पे हमारे पास रिसीविंग एंड वोल्टेज है। ये जो इम्पीडेंस है इसको हम Z से लेबल कर लेते हैं, और ये होगी R प्लस JX। और हम लोड इस केस में अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा लोड इंडक्टिव है। अब इंडक्टिव लोड है तो इसका मतलब ये है कि लोड जो हमारे पास एक्टिव और रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रहा होगा वो दोनों के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी P प्लस JQ हो। और अज्यूम कर लेते हैं कि जी जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे सर्किट में से वो है I। अभी हमने देखा कि ये हमारे पास एक सिंपल सर्किट है। अब अगर हमने जो हमारे पास पावर सिस्टम के अंदर लोड होता है, जो सब स्टेशन को के आगे अपीयर हो रहा होता है, ये सब स्टेशन को लोड नज़र आ रहा होता है, वो एक सिंगल लोड नहीं होता। तो अब इसलिए हम जो है ना डिफरेंट लोड की कैटेगराइजेशन करते हैं बेस्ड ऑन के लोड की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। अब अगर आपका लोड सर्किट के अंदर आप इस तरह से अज्यूम करो कि वो रिसीविंग एंड पे एक कलेक्टिव लोड लगा हुआ है, यानी अब ये जो एरो है इट डजेंट मीन कि यहाँ पे कोई एक लोड लगा हुआ है। यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि यहाँ पे एक लोड का ग्रुप मौजूद हो जो कि इतनी पावर ड्रॉ कर रहा हो, ठीक है। अब अगर आप क्या करते हैं कि लोड को अज्यूम कर लेते हैं कि लोड इस तरह नहीं है बल्कि लोड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में जो हमारे पास अफेक्टिव इम्पीडेंस होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इस केस में जो अफेक्टिव इम्पीडेंस है वो Z ही होगी। क्यों? क्योंकि आपके फीडर को कि जो आपकी लोड सेंटर आपका होगा वो यहाँ पे ही बन रहा होगा फीडर के लिए, ठीक है। अब अगर आपके पास लोड कुछ इस तरह से है, अच्छा, इस तरह का जो लोड जो कि आप जिस केस में आप सारे लोड को इकट्ठा करके सर्किट के एंड पे लगाओगे, इस तरह के लोड को हम क्या कहेंगे, लंप्ड लोड। एक और तरह का लोड क्या होगा कि अगर आप अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास जो लोड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि फीडर की लेंथ के ऊपर एक सेम डिस्टेंस के ऊपर सेम लोड मौजूद है। तो अब इस तरह के जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसका लोड सेंटर कहाँ बनेगा, यहाँ बिल्कुल सेंटर पे। अब इस केस में ये जो आपका लोड होगा इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक और तरह का लोड होगा जिसके अंदर आपका लोड जैसे जैसे फीडर का की लेंथ बढ़ेगी या सब स्टेशन से डिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे लोड भी बढ़ रहा होगा। यानी अगर उसको मैं रिप्रेजेंट करूँ इसी तरह, तो फीडर की सब स्टेशन के नज़दीक लोड कम है, लेकिन जैसे जैसे आप सब स्टेशन से दूर जाते जा रहे हैं लोड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। तो इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग लोड। तो ये तीन तरह के हमारे पास यहाँ पे भी हम लोड्स की स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास तीन डिफरेंट तरह की लोड की डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी जो इफेक्टिव इम्पीडेंस है उसको आप किस तरह से लिखोगे। अब इफेक्टिव इम्पीडेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे इफेक्टिव इम्पीडेंस का मतलब ये है कि ये जो जैसे आपने यहाँ पे Z लिखा है ना, इसी Z को मैं एक और फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, कैपिटल Z, स्मॉल z
मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कैपिटल Z फेज़र है, स्मॉल z भी फेज़र होगा, ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ है ये स्केलर वैल्यू होगी। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हम लेंगे वो एक्चुअल में जितनी आपके पास फीडर की लेंथ है हम उसी को कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास लोड इस तरह का होता तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास अफेक्टिव लोड है वो सेंटर में लाई कर रहा है, तो उस केस में जो अफेक्टिव इम्पीडेंस है उसको भी हम Z से ही रिप्रेजेंट करते। और ये जो स्मॉल z है ये क्या होती, ये जो लाइन की आपकी इम्पीडेंस होती है पर माइल के लिहाज से या पर किलोमीटर के लिहाज से ये वो होगी, ठीक है। जबकि जो यहाँ चीज़ चेंज होनी है वो लेंथ चेंज होनी, तो यहाँ जो आप लेंथ पुट करोगे वो बेसिकली क्या होनी है कि आप जहाँ पे आपकी इफेक्टिव इम्पीडेंस अकर हो रही है, तो हमारी इफेक्टिव इम्पीडेंस फीडर की टोटल लेंथ के हाफ में अकर हो रही है। यानी अगर आप टोटल लेंथ को क्या करते हैं, कैपिटल L कंसिडर करते हैं, तो जो इफेक्टिव है वो कहाँ पे अकर हो रही है, L/2 पे। इसी तरह अगर हमारे पास ये पहले केस के लिए हो गया, दूसरे केस के लिए हो गया, और तीसरे केस के लिए अगर आपके पास इंक्रीजिंग लोड है तब आपका Z क्या होगा, इफेक्टिव इम्पीडेंस जो आपकी होगी वो क्या होगी, स्मॉल z मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे इस केस में आप देखें कि जो आपका इफेक्टिव लोड होगा वो ना तो टोटल लेंथ पे आ रहा होगा ना ही सेंटर में आ रहा होगा। तो इस केस में जहाँ पे आपका लोड इंक्रीजिंग होता है तो आपकी जो लेंथ होती है फीडर की, जहाँ पे आपका इफेक्टिव इम्पीडेंस हो रहा होता है या जो लोड सेंटर बन रहा होता है वो तकरीबन बनता है 2/3 ऑफ द टोटल लेंथ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, Z को 2/3 ऑफ टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमने देखा कि अगर हमारे पास 3 डिफरेंट तरह के लोड की डिस्ट्रीब्यूशन है उस केस में हमारे पास इफेक्टिव इम्पीडेंस कैसे आएगी। अब हम K के लिए जो डेरिवेशन करेंगे उसके लिए हम पहले इस सर्किट की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो अगर हमने इस सर्किट के लिए इक्वेशन लिखनी है तो हम देख सकते हैं कि जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि VS इज़ इक्वल टू VR प्लस I इंटू Z। ये मैंने किस तरह से इक्वेशन लिखी है, सिंपल आपके पास जो लूप की इक्वेशन होती है, अगर आपके पास यहाँ पे एक सोर्स मौजूद है, यहाँ पे लोड मौजूद है, यानी इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बनाता हूँ मैं कुछ इस तरह से सर्किट हमारा, ये हमारे पास सेंडिंग एंड होगी, ठीक है, ये हमारे पास Z हो गया और ये हमारे पास हो गया लोड, ठीक है। तो अब हमने अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है, यहाँ पे Z है, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो हमारे पास VR है और जो यहाँ पे वोल्टेज है ये हमारे पास क्या है, VS। अब अगर हमें इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन लिखने का क्या तरीका होगा कि VS इज़ इक्वल टू I इंटू Z प्लस VR। तो अभी हमने इसको फेज़र की फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब हमने इसको आगे इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स में। तो उन कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के लिए या उन कंपोनेंट्स में इसको लिखने के लिए हमें पहले इसकी फेज़र डायग्राम बनानी होगी। तो फेज़र डायग्राम हम इस तरह के सर्किट की कैसे बनाएंगे कि फेज़र डायग्राम आपने हमेशा रिसीविंग एंड से शुरू करनी है, यानी अब अभी आपके पास रिसीविंग एंड पे वोल्टेज कितनी है, VR, तो आपने रेफरेंस किसको ले लेना है, VR को। तो मैं पहले एक फेज़र बनाऊंगा, ठीक है, ये फेज़र किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, VR को, ठीक है। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसका यहाँ, क्योंकि मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ तो इसका जो एंगल होगा या जो फेज़ होगा वो 0 मैं रखूँगा। अब बाकी जो भी फेज़र क्वांटिटीज़ होंगी उनका फेज़ इस VR के लिहाज से मैं लिखूँगा। उसके बाद आपने लास्ट से शुरू किया और आपने फिर एक एक करके सेंडिंग एंड तक आना है। अब आप देख सकते हैं कि इससे बैक जो चीज़ आ रही वो आपके पास क्या है, Z है। तो अब आपने Z के अक्रॉस आपने वोल्टेज का फेज़र लिखना है, यानी आपने जो भी फेज़र डायग्राम हमेशा बनानी है, एक तो आपने उसको कहाँ से शुरू करना है, लास्ट से, दूसरा आपने वोल्टेजेस की फॉर्म में फेज़र को लिखना है। अब Z के अक्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज का फेज़र बनेगा, अब क्योंकि Z हमारे पास किस में है, यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है और हमारे पास एक इंडक्टेंस भी मौजूद है, तो इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग ट्रीट कर लेते हैं। तो पहले हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस लिखते हैं। अब अगर आपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के फेज़र की डायग्राम बनानी है
तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो किसके बराबर होती है, आई आर। ठीक है, तो इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना है, करंट से। अब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि वो रेजिस्टेंस की वोल्टेज के फेज़र बनाने से पहले मुझे करंट का फेज़र रिक्वायर्ड होगा। अब करंट का फेज़र हम कैसे जज कर सकते हैं, हम अपने लोड को देख के जज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लोड क्या है, इंडक्टिव है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा करंट होगा वो ओवरऑल जो फ़्लो कर रहा होगा वो लैगिंग फ़्लो कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जो करंट है वो यहाँ पे हमारे पास आई, ये एक सर्टन थीटा से के रिस्पेक्ट से ये आपके वी आर को क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। अब हमें पता है कि रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होती है वो उसमें से पास होने वाले करंट के इन फेज़ होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का आप फेज़र बनाओगे वो उसी तरह से ही बनेगा या उसकी डायरेक्शन वही रहेगी जो करंट के फेज़र की है, लेकिन ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा क्योंकि आप रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब है अब अगर आपने रेजिस्टेंस का फेज़र बनाना है तो ये इसी तरह की डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो अब आपने क्योंकि एट द एंड सारी वोल्टेजेस को ऐड करके किसके इक्वल करना है, वी एस की इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस फेज़र को आपने इस वी आर में ऐड कर देना है, तो वो फेज़र इसी तरह से बनेगा, यानी यही फेज़र उठा के मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कि ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मेरा फेज़र बनता है वो है। अब हम देखते हैं कि इंडक्टर के अक्रॉस कैसे निकालना है। इंडक्टर का भी ऐसे ही तरीका है कि हमारे पास जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस होती है वो आई इंटू एक्स एल हो जाएगी, लेकिन इस केस में हमें पता है कि इंडक्टर के अंदर जो हमारे पास करंट होता है वो वोल्टेज को लैग करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेम, क्योंकि ये पूरा सर्किट सीरीज़ में है तो सेम करंट हमारे इंडक्टर में से फ़्लो कर रहा है। तो अब अगर करंट का ये फेज़र है तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज का फेज़र 90 डिग्री लीड करना चाहिए। लीड करने का मतलब ये है कि उसको यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपका अगर फेज़र यहाँ पे बनता है तो इसको हम ड्रैग करके यहाँ रेजिस्टर वाले फेज़र पे लाएंगे, क्योंकि हमने एट द एंड सारों की एडिशन करनी है। तो ये मेरे पास हो जाएगा वी इंडक्टेंस। तो अब मैंने इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज के फेज़र बनते थे वो ड्रॉ कर लिए। अब अगर मुझे ओवरऑल जेड का फेज़र बनाना है ना, तो मुझे सिर्फ इन दोनों की क्या करनी पड़ेगी, एडिशन। तो यानी जब आप इनकी एडिशन परफॉर्म करोगे तो आपका वी जेड यहाँ पे, यानी फेज़र एडिशन, वेक्टर एडिशन जिसको आप बोलेंगे, तो आपका वी जेड यहाँ पे आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास वी आर प्लस आई इंटू जेड, आई इंटू जेड का मतलब है वी जेड। ठीक है, ये दोनों किसके बराबर हैं, वी एस के। इसका मतलब है इन दोनों को फेज़र्स को आपने सम अप करके आपके पास जो एट द एंड चीज़ बनेगी, सपोज कर लेते हैं ये आपका ये जो फेज़र है, ये फेज़र क्या होगा, ये हमारे पास सेंडिंग एंड का फेज़र बन जाएगा। जो एंगल यहाँ पे हमारे पास रिसीविंग एंड और सेंडिंग एंड वोल्टेज के दरमियान बन रहा है, इसको ज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास है डेल्टा। अब हम इसी फेज़र डायग्राम से इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन की फॉर्म में लिखने के लिए हम जैसे पहले बेसिक इक्वेशन बनाई थी कि हमारे पास जो सेंडिंग एंड वोल्टेज होगी ये रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस आई इंटू जेड के बराबर होगी। अब जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है इसको हम मैग्नीट्यूड और फेज़ की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो क्योंकि हमने रेफरेंस इस केस में किसको लिया हुआ है, रिसीविंग एंड वोल्टेज को, तो इसका मतलब ये हो कि अगर मैं पहले रिसीविंग एंड से शुरू करूँ तो रिसीविंग एंड वोल्टेज को अगर मैं फेज़ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूँगा तो वी आर मैग्नीट्यूड, और क्योंकि एंगल हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप इसको कॉज और साइन में भी लिखें भी तो सिर्फ इसमें वी आर ही हमारे पास आएगा। यानी अगर इसको मज़ीद अगर हम आगे कॉज और साइन की फॉर्म में लिखें तो कॉज ज़ीरो हमारे पास 1 होगा और साइन 0 0, तो ये हमारे पास सिंपल वी आर ही आएगा। फिर हमारे पास जो आई है इसको हम लिख लेते हैं, आई का मैग्नीट्यूड अलग कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, और जो बाकी फेज़ के लिए हम इसको कॉज और साइन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो अब आप देखें कि जो करंट का वी आर से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा है। ठीक है,
तो इस थीटा को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं, यानी अगर आप इस तरफ से रोटेट करके लाते हैं, यानी आपने वी आर से रेफरेंस से देखते हैं, तो अगर आप इधर से रोटेट करके लाते हैं तब आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे, लेकिन तब आपका एंगल थीटा नहीं होगा बल्कि क्या होगा 360 माइनस थीटा। और अगर आप इसको क्लॉकवाइज करके देखते हैं, क्लॉकवाइज का मतलब ये है कि अगर आप वी आर से आई की तरफ आएँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तब आपका एंगल क्या आता है थीटा। लेकिन क्लॉकवाइज में एंगल हम क्या लेंगे नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। और इसके साथ हमने क्या करना है, z को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं r प्लस जे एक्स। सो इसी तरह अगर हमने वी एस का फेज़र लिखना है, तो वी एस का जो वी आर से एंगल बन रहा है वो क्या है डेल्टा। और आप देखें कि अगर आप वी आर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डेल्टा के जो आर्क एंगल है इसके ऊपर आपका वी एस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप वी एस को इसी तरह लिखेंगे, वी एस मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ डेल्टा। अब यहाँ डेल्टा पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, प्लस आयोटा साइन ऑफ डेल्टा। तो ये हमारे पास इक्वेशन कंप्लीट होगी। इसमें बेसिकली ये जो आई कॉमन लिया है ये इसी तरह लिखते हैं, जैसे अगर आपके पास कोई भी फेज़र हो तो उसको आप अगर ये आई फेज़र अज्यूम करते हैं तो इसको आप आई कॉस थीटा प्लस जे आई साइन थीटा ये इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से आई हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये आई बेसिकली रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट दोनों के साथ आ रहा है। अब हमारे पास मज़ीद क्या होगा कि इसमें यहाँ पे ऐसे कोई चेंज हमें नहीं करनी पड़, लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है इनको हमने अब ख़त्म करना है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये कॉज के साथ एंगल आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन हम ख़त्म नहीं होगा बल्कि ये हम यहाँ पे ले आएंगे। तो हमारे पास जो इससे नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी कि वी एस का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज डेल्टा प्लस आयोटा साइन डेल्टा इक्वल टू वी आर। अब मैं जो मैग्नीट्यूड्स, क्योंकि हमने इनको अलग अलग करके लिख लिया फेज़ मैग्नीट्यूड, तो अब अगर आप ये बार ना भी लगाएं तो हमें पता चल रहा है कि ये वी एस है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे फेज़र आ रहा होगा वहाँ पे मैं ये एरो लगा रहा हूँ। अच्छा, और प्लस आई इंटू ये बन जाएगा कॉज ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा इंटू जेड आएगा, और z को हम क्या लिख सकते हैं r प्लस जे एक्स। अब हम इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ अजम्पशंस लेंगे। हम अजम्पशंस ये लेंगे कि हमें पता है कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास जो लाइन की लेंथ होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इसलिए जो उसमें रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टेंस। ठीक है, और अब अगर आपका रेजिस्टेंस का इफेक्ट डोमिनेंट है एज़ कम्पेयर टू इंडक्टेंस, इसका मतलब है कि जो फेज़ डिफरेंस होगा वो ज़्यादा नहीं आ रहा होगा बल्कि नियरली ज़ीरो के करीब करीब आ रहा होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके ट्रांसमिशन सर्किट्स होते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, उनके अंदर आपके पास क्योंकि लेंथ ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है जो इंडक्टेंस का इफेक्ट होता है वो डोमिनेंट होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि क्योंकि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा आ रहा है क्या कहते हैं, जो एंगल आ रहे हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, यानी हमारे पास जो ख़ास तौर पे ये डेल्टा है, यानी ठीक है, ये हमारे पास नियरली क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है। अब अगर हम डेल्टा को नियरली ज़ीरो अज्यूम करें और उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो कॉस ज़ीरो हमारे पास क्या बनेगा 1 बन जाएगा, और साइन ज़ीरो हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो एट द एंड हमारा जो रिज़ल्ट रह जाएगा वो सिर्फ वी एस रह जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं वी आर प्लस आई इंटू इसको मज़ीद कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा इंटू आर प्लस जे एक्स, और वी आर इज़ इक्वल टू
सॉरी वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर कॉस थीटा प्लस जे आई एक्स कॉस थीटा माइनस जे, यहाँ पे मैंने आयोटा को अब जे से लिख दिया, सॉरी जे आई एक्स साइन थीटा और प्लस आई एक्स साइन थीटा। यहाँ पे ये प्लस किस वजह से है कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्केयर बनेंगे जिसको हम -1 से लिख सकते हैं और वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। अब हम इसमें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कैसे कर सकते हैं? सिंप्लीफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें अब पता होना चाहिए कि ये जो आई और कॉस थीटा ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है। प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है कि इसको मैं यहाँ पे अलग से डिवाइड करके लिख सकता हूँ, यानी ये जो आई आर कॉस थीटा है इसको मैं लिख सकता हूँ आई कॉस थीटा इंटू आर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो रियल कंपोनेंट है करंट का वो जो आपके पास ड्रॉप आ रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर वो रियल कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो होता भी ऐसे ही है कि अब जो करंट के दो कंपोनेंट्स होंगे रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट, तो जो रियल कंपोनेंट होगा वो हमारे पास जो पावर का ड्रॉप लॉस हो रहा होगा वो रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा होगा और दूसरा जो इमेजिनरी कंपोनेंट होगा वो सेंडिंग एंड से ड्यू टू इंडक्टेंस ड्रॉ हो रहा होगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आपका ये चीज़ इसी तरह है कि आपके रेजिस्टेंस और रियल कंपोनेंट आ रहा है और इंडक्टेंस और इमेजिनरी कंपोनेंट आ रहा है तो वो चीज़ ठीक है, लेकिन जो उल्टा आएगा ना उसका वो निग्लिजिबल टर्म्स होंगे। जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे आई एक्स कॉस थीटा, इसका क्या मतलब है कि जो इंडक्टेंस है वो करंट के रियल कंपोनेंट को ड्रॉ कर रही है जो ड्रॉप हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं होती, इसलिए ये भी ज़ीरो हो जाएगी। और इसमें इस केस में आप देखिए जो सॉरी यहाँ पे ये जो है ये था ये हमारे पास आई आर कॉस थीटा आई एक्स कॉस थीटा आई आर यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो जो ये दोनों टर्म्स हैं इसमें आप देखें कि यहाँ पे कॉस के साथ एक्स आ रहा है और यहाँ पे साइन के साथ आ रहा है, तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, निग्लिजिबल होंगी। तो इनको हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये ज़ीरो है। तो अब हमारे पास जो मज़ीद इक्वेशन जो सिंप्लीफाई हो जाएगी वो क्या होगी, वी आर प्लस आई आर कॉस थीटा प्लस आई एक्स साइन थीटा। तो अब ये हमारे पास जो है सिंपल इक्वेशन आ गई है। अब हमने क्योंकि के डिराइव करना और के हमारे पास क्या होता है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर केवीए पर माइल, तो पहले हमें इसके अंदर वो टर्म्स किसी तरह ले कर आनी है, यानी हमें एक तो इसके अंदर परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को इंट्रोड्यूस करवाना है, इसके अलावा हमने इसके अंदर केवीए की टर्म को लेकर आना है और इसके अंदर हमने डिस्टेंस की टर्म को लेकर आना है। तो अब हम एक एक करके इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो पहले हम परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप को यहाँ पे बनाते हैं। परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप कैसे बनेगा कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारे पास सिंपल किस तरह होता है, अगर सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड के दरमियान में हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो हम सिंपल वी एस माइनस वी आर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाता है वो जो लाइन के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली पर यूनिट वैल्यू निकालना चाहिए, यानी आप इसकी बेस वैल्यू से आप इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब इस तरह के सर्किट्स के केस में नॉर्मली जो बेस वैल्यू रखी जाती है वो रिसीविंग एंड वोल्टेज ही रखी जाती है। तो अगर हम इसको इसकी बेस वैल्यू से डिवाइड करें जिसको हमने क्या रखा है वी आर, तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या बन जाएगी, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप या पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं वोल्टेज रेगुलेशन भी। तो अब यहाँ पे ये चीज़ हम कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले वी आर को मैं इस साइड पे माइनस कर लेता हूँ, आई आर कॉस थीटा प्लस आई एक्स साइन थीटा, और अब दोनों तरफ मैं वी आर से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बन गए है परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप, इसको मैं सिंप्लीफाई करके वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट या परसेंटेज में इस तरह से लिख लेता हूँ। दूसरी चीज़ हमने बनानी है केवीए। केवीए बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हमें
बेसिकली हमें यहाँ पे केवीए नीचे बनाना होता है, ठीक है। यानी जब आपका केवीए बनाने के लिए हमें अब क्या है, ऊपर हमारे पास क्या है, आई आर आ रहा है। तो अगर हम ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों को हम वी आर से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी न्यूमरेटर को भी वी आर से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को वी आर से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास वी आर स्क्वायर बन जाएगा, न्यूमरेटर में वी आर इंटू आई इंटू आर कॉस थीटा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास वी आर इंटू आई एक्स साइन थीटा ओवर वी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास वी आर इंटू आई है, ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, ये हमारे पास बन गया है के वी ए, ठीक है। सॉरी, ये अभी हमारे पास वी ए बना है, के वी ए नहीं बना, के वी हम इसको अलग से बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास जो इसको हम लिख सकते हैं एस की फॉर्म में, यानी आपने जिस तरह अपेरेंट पावर को या जो कम्प्लेक्स पावर होती है उसको एस के सिंबल से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं, एस। तो अब हमारे पास जो वी डी पर यूनिट है ये किसके बराबर आ जाएगी, इसको हम एस से रिप्लेस कर देते हैं और दोनों में ये चीज़ क्योंकि आ रही है तो कॉमन ले लेते हैं, तो एस ओवर वी आर स्क्वायर, ये कैपिटल एस है सॉरी, इंटू आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। तो अब जब हम इस एस को इधर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर वी ए आ जाएगा, यानी के वी ए के लिए हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। तो अभी हमने जो के के लिए हमें यूनिट्स रिक्वायर्ड थी, परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर के वी ए पर माइल, तो उसमें से दो चीज़ें हम ले आए। अब हमें यहाँ पे लेंथ को भी इंट्रोड्यूस करवाना है, तो क्योंकि अभी हमारे पास जो रिलेशन है इसके अंदर कोई लेंथ की टर्म नज़र नहीं आ रही, तो लेंथ हम ऐसे बनाएंगे कि हम इस आर को स्मॉल आर इंटू लेंथ लिख लेंगे और इस कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स इंटू एल लिख लेंगे। सो अब जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमारे पास ये लेंथ कॉमन आ रही है, तो इसको भी हम यहाँ पे बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट इज इक्वल टू एस इंटू एल ओवर वी आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर कॉस थीटा प्लस स्मॉल एक्स साइन थीटा। इस रिलेशन में जो हमारे पास एस है ये हमारे पास थ्री फेज़ वी ए रेटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या वी ए कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमने इसको पर फेज़ में लिखना है तो हमें इस रिलेशन को 3 से डिवाइड करना होगा, यानी हम इसी चीज़ को लिखेंगे एस इंटू एल, क्योंकि जो 3 फेज़ होता है उसमें तीनों फेजेस की जो पावर है ऐड होके, अगर हम इसको अज्यूम करें कि ये बैलेंस सिस्टम है तो इसका मतलब यहाँ पे एस डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, वी आर स्क्वायर आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा। और इसके अलावा हमें एक और यहाँ पे चीज़ देखनी है कि जो हमारे पास एस है इसको हमने किलो में लिखना है, जो हमारी रेटिंग होती है वो के वी एस की फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसको के वी ए की फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे। तो के वी ए बनाने के लिए अब हमें 1000 से मल्टीप्लाई भी करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो जो 1000 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ना वो एस को किलो में कन्वर्ट कर देगा, और जो नीचे डिनोमिनेटर का 1000 होगा उसको हम वैसे ही लिख लेंगे। तो ये दो चेंजेस अभी हमने इस स्टेप में की हैं। एक हमने क्या किया है, हमने इसको पर फेज सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, पर यूनिट में नहीं कन्वर्ट किए, ये आपने ध्यान रखना है। पर यूनिट में तो ये ऑलरेडी हम वोल्टेज ड्रॉप को लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे वी आर से डिवाइड किया हुआ है, और जो 3 से डिवाइड करके हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, पर फेज़ में। और ये 1000 किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास एस है इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, के वी एज़ में। तो के वी ए के बनाने के लिए, किलो बनाने के लिए 1000 एक मल्टीप्लाई करना था, एक डिवाइड करना था, तो वो जो 1000 मल्टीप्लाई कर रहे थे वो किलो बन जाएगा और ये 1000 हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास तकरीबन डेरिवेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें के को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि के क्या चीज़ है। तो के इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये जितनी चीज़ जिसको अभी मैं इस मार्कर के साथ साइड पे कर रहा हूँ, ये हमारे पास के है। तो के हमारे पास क्या होगा, आर कॉस थीटा प्लस एक्स साइन थीटा ओवर 3 इंटू 1000 इंटू वी आर स्केल, ठीक।
इसको अगर हम ये जितना भी पोर्शन है इसको के से रिप्लेस कर लें तो हमारे पास परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप क्या बन जाएगा, S इंटू एल इंटू के। यहाँ से एक रिलेशन तो के का ये बना था ना, ठीक है। अब यहाँ से यूनिट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो यूनिट हम यहाँ से देखते हैं कि यूनिट क्या बनता है। तो यहाँ पे अगर आप यूनिट देखो तो के का यूनिट क्या बन रहा है, के इज़ इक्वल टू परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप ओवर एस इंटू लेंथ, यानी परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप पर केवीए, क्योंकि हमने इसको केवीए में कन्वर्ट किया था, पर माइल, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। तो इस रिलेशन को देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो के है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि के क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन ये कुछ सिनेरियो के लिए कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट नहीं रहना। तो किन किन चीज़ों के लिए कांस्टेंट रहेगा, इसमें रिलेशन में आप देखें कि हमारे पास बारी बारी हम चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो हमारे पास आ रहा है आर और एक्स, ये दो टर्म्स आ रही हैं। ये बेसिकली हर कंडक्टर से रेलिवेंट, जब आप कोई भी कंडक्टर यूज़ करते हो, ACSR की डिफरेंट कंडक्टर्स की टाइप आपने पढ़ी हैं, उनके हर एक का अपना एक्स और आर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो के एक किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आपके कंडक्टर की स्पेसिफिकेशंस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी के जो डिपेंडेंस है वो सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर है, जो आपके कंडक्टर के साइज़ है, ठीक है, सॉरी, कंडक्टर का जो साइज़ है, यानी आर प्योर कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, आर और जो एक्स है ये प्योर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी। आप कौन सा कंडक्टर ले रहे हो, उसका साइज़ किस तरह का है, कि आप उस पर डिपेंड कर रहा होगा। दूसरा, इसमें आप देखें कि हमारे पास ये थीटा आर है, ठीक है। तो थीटा बेसिकली किसके दरमियान एंगल था, थीटा हमारे पास एंगल था रिसीविंग एंड वोल्टेज और करंट के दरमियान, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास पावर फैक्टर या कॉस थीटा बनता है, उस पर भी आपका के क्या है, डिपेंड करता है, ठीक। तीसरी चीज़ इसमें आप देखें, इसमें यहाँ हमारे पास वी आर आ रहा है। तो वी आर हमारे पास क्या थी, बेसिकली वी आर जो थी एक्चुअल में ये बेस वैल्यू थी, ठीक है। जो हमने पर यूनिट बनाया है उसमें हमने जो डिफरेंस को डिवाइड किया था वोल्टेज से, वो किस क्या थी, पर उसमें बेस वैल्यू। तो इसका मतलब है तीसरी चीज़ किस पे ये डिपेंड करता है, आपकी बेस वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, ठीक है। और कंडक्टर साइज़ के साथ इसमें, सॉरी, यहाँ पे स्पेसिंग भी लिख लें, क्योंकि जो आपका पैरामीटर आर और एक्स है ये डिफाइन प्योरली किसकी वजह से हो रहे हैं, कंडक्टर्स की वजह से हो रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर किसी सिनेरियो के अंदर ये तीन चीज़ें हमें कांस्टेंट दे दी जाए, कि फॉर एग्जांपल एक सर्टन साइज़ का कंडक्टर दिया गया है, उसका आर और एक्स हमें पता है, इसके अलावा हमारे पास पावर फैक्टर हमें पता है, और हमें रिसीविंग एंड वोल्टेज पता है, या इन अदर वर्ड्स हमें हम जो बेस वैल्यू ले रहे हैं वो पता है। अब अगर हम ये तीन चीज़ें ले रहे हैं तो हमारे पास एक के की वैल्यू आएगी। अब जितनी भी कैलकुलेशंस आप करोगे या जो भी आप आगे सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स, अगर उन सब के केस में ये सिनेरियोज वैसे ही रहते हैं, यानी कंडक्टर भी आप नहीं चेंज करते, पावर फैक्टर भी नहीं चेंज होता, और बेस वैल्यू भी आप नहीं चेंज करते, तो इसका मतलब ये है कि के क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जैसे ही आप इनमें से कोई भी चीज़ चेंज कर दोगे तो फिर आपको के की एक नई वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वो उस सिनेरियो के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा।